हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड द लाइव क्लास, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। कर दीजिए कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सेशन इन कंटिन्यूएशन है। हमारी ये बेस बिल्डिंग क्लास है। हम मॉड्यूल ए के चैप्टर 4 लेटर ऑफ क्रेडिट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ये बेस बिल्डिंग क्लास है, इसलिए इसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लास्ट सेशन में हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में कई एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे एज ए कॉन्सेप्ट। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने लास्ट सेशन को वॉच नहीं किया तो पहले उसको वॉच करें सो दैट इन क्वेश्चन को आप आंसर कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट, डीएलसी और लेटर ऑफ क्रेडिट? सो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं? ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय सेलर्स बैंकर, एन इर्रेवोकेबल अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एक्सपोर्टर्स बैंकर, एन ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बायर्स बैंकर। तो इनमें हम किसको कहेंगे डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का जो डेफिनेशन दे रहा हो? सो व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट? सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करना है और फिर ऑप्शन का आंसर प्रोवाइड करना है। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट इससे रिलेटेड बेसिक लेसन को वॉच किया है तो यहाँ से आंसर पिकअप करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। तो हमारा आंसर इस केस के अंदर बनता है डी। ये एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको कौन इशू करता है? बायर्स का जो बैंक है वो इशू करता है। सो ये एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है जिसको बायर का बैंक इशू करता है, जिसको हम इशूइंग बैंक कहते हैं। हु बेनिफिट्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री एलसी? डॉक्यूमेंट्री एलसी का जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है? इंपोर्टर या बायर को, एक्सपोर्टर या सेलर को, इशूइंग बैंक को या नॉमिनेटेड बैंक को। तो इसका बेनिफिट किसको मिलता है? बहुत आसान सा ये क्वेश्चन का आंसर है। देखिए कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सो इसका बेनिफिट इंपोर्टर या बायर को डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन इसका बेनिफिट डायरेक्टली एक्सपोर्टर या सेलर को मिलता है। ये उसकी फेवर में इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ट्रिगर्स द पेमेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट? डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर पेमेंट देना कब ड्यू हो जाता है? व्हाट ट्रिगर्स द पेमेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट? Submission of specified document showing shipment or completion of service, approval from buyer's banker, verbal confirmation of the transaction या extension of the stipulated period। पेमेंट देना कब ट्रिगर हो जाता है, यानी पेमेंट तब देनी ही पड़ती है, तो इनमें वो कौन सी सिचुएशन है? So what is that situation when payment becomes due? So it is when document are submitted। So letter of credit में कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं। जब उन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया जाए बाय द सेलर और उन डॉक्यूमेंट में दिखाया जाएगा
कि शिपमेंट गुड्स का हो चुका है या सर्विसेज की जो डिलीवरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज नेचर ऑफ अंडरटेकिंग गिवन इन डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। सो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अंडरटेकिंग का नेचर है वो किस प्रकार का नेचर रहता है? रेवोकेबल नेचर, इररेवोकेबल नेचर, कंडीशनल नेचर, इररेवोकेबल एंड नेगोशिएबल। तो हमने बताना है उस अंडरटेकिंग की, उस प्रॉमिस की जो नेचर है वो कैसी रहती है। तो व्हाट टाइप ऑफ नेचर दैट अंडरटेकिंग हैज। यस, सभी ऑप्शन को देखिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। So what is answer to that question? Question number 4. What is the answer? So question number 4 के लिए ये आंसर रहता है हमारा इररेवोकेबल। एक ऐसी अंडरटेकिंग है जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, वो इररेवोकेबल है। तो हमने नेचर के बारे में आंसर करना है। तो ये जो प्रॉमिस है ये कैंसिलेबल नहीं है, इररेवोकेबल प्रॉमिस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इस्टेब्लिशेस और इश्यूज लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट को इस्टेब्लिश कौन करता है या इश्यू कौन करता है? सेलर या एक्सपोर्टर, कन्फर्मिंग बैंक, बायर्स बैंक या नेगोशिएटिंग एंड नॉमिनेटेड बैंक। तो हु इश्यूज, हु इस्टेब्लिशेस लेटर ऑफ क्रेडिट। वेरी वेरी इजी आंसर है क्वेश्चन का। सो आई एम श्योर हम सभी उसको आंसर दे पाएंगे। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन लगता है तो फिर आप वापस अपने हैंड रिटन नोट्स को रेफर कर सकते हैं जो बनाए होंगे आपने जब आपने इसका बेस लेसन अंडरस्टैंड किया था। तो व्हाट इज द आंसर? तो आंसर है लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इश्यू करता है उसको हम कहते हैं इश्यूइंग बैंक। और वो किसका बैंक है? वो बायर का बैंक है, वो इंपोर्टर का बैंक है। तो जब ये डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो वो अकेला बायर है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो हम उसको इंपोर्टर भी कहते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट, इन ए लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन हु एक्ट्स एज एजेंट ऑफ इशूइंग बैंक एंड ऑथेंटिकेट्स एंड सेंड्स द एलसी टू द बेनिफिशियरी। लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर इशूइंग बैंक के लिए एजेंट का काम कौन करता है? और वो ऑथेंटिकेट भी करता है एलसी को और बेनिफिशियरी को वो एलसी भेजता भी है। सो इट इज अ कन्फर्मिंग बैंक, इट इज नॉमिनेटेड नेगोशिएटिंग बैंक, इट इज बायर्स और इंपोर्टर या इट इज एडवाइजिंग बैंक। तो हमने बताना है ये जो रोल है क्वेश्चन के अंदर, जो रोल लिखा हुआ है ये रोल इनमें से कौन सा बैंक करता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर बनता है हमारा एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक का काम क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो इशूइंग बैंक ने इशू किया उसको रिसीव करना, फिर उसको ऑथेंटिकेट करना और फिर उसको सेंड कर देना किसे? बेनिफिशियरी को। ये उसका काम होता है। Which party undertakes to pay on behalf of issuing bank in a letter of credit if issuing bank fails to pay? So कौन सी पार्टी है जो अंडरटेकिंग देती है इशूइंग बैंक के बिहाफ के ऊपर कि अगर इशूइंग बैंक पे नहीं कर पाया तो वो पार्टी पे करेगी? इसको हम कहते हैं नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक। इसको हम कहते हैं बायर या इंपोर्टर। इसको हम कहते हैं कन्फर्मिंग बैंक। इसको हम कहते हैं रीइंबर्सिंग बैंक। तो कौन सा वो बैंक है ये जो अंडरटेकिंग देता है? सो ये एक एडिशनल अंडरटेकिंग बन जाती है। तो ये एडिशनल अंडरटेकिंग इनमें से कौन देता है?
तो ये इशूइंग बैंक के बिहाफ के ऊपर अंडरटेकिंग होता है कि अगर इशूइंग बैंक पे नहीं कर पाया तो फिर ये पार्टी पे करेगी। नॉमिनेटेड बैंक नहीं होता, ये तो बेनिफिशियरी को पेमेंट करता है। बायर या इंपोर्टर यहाँ पे नहीं है। कन्फर्मिंग बैंक हमारा आंसर है। सो कन्फर्मिंग बैंक वो बैंक है जो गारंटी देता है इशूइंग बैंक की कि अगर इशूइंग बैंक ने पे नहीं किया तो फिर ये पेमेंट ये बैंक करेगा। तो ऑप्शन आंसर हमारा सी। Who negotiates letter of credit and makes a payment to the beneficiary in a transaction? तो कौन सी वो पार्टी है जो एलसी को नेगोशिएट करती है और पेमेंट करती है बेनिफिशियरी को किसी भी एलसी ट्रांजैक्शन में? तो वही हमारी पार्टीज हैं। कन्फर्मिंग बैंक है, नेगोशिएटिंग या नॉमिनेटेड बैंक है, सेलर्स या एक्सपोर्टर है, या रीइंबर्सिंग बैंक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? So what is answer to question number 8? ये सारे क्वेश्चन हम बारीकी से कर रहे हैं ताकि पेपर में आपको किसी प्रकार का डिफिकल्टी ना हो। तो अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो देखेंगे इसका आपको क्या बेनिफिट मिलने जा रहा है। हमने बताना है पेमेंट बेनिफिशियरी को कौन करता है। बेनिफिशियरी को पेमेंट करता है नेगोशिएटिंग बैंक या नॉमिनेटेड बैंक। सो इशू करने वाले बैंक ने जब एलसी इशू किया था तो उसके अंदर किसी बैंक का नाम लिखा होगा जिसको हम कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक। और अगर नाम नहीं लिखा तो कोई भी बैंक एलसी को नेगोशिएट कर सकता है, इसलिए हम उसको नेगोशिएटिंग बैंक भी कह देते हैं। तो ऑप्शन आंसर सी हमारा आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटरमिन्स वेदर एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक कैन बी सेम इन द लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? तो कौन ये तय करता है कि एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक एक ही बैंक हो सकता है किसी एलसी ट्रांजैक्शन के अंदर? इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं इसके लिए, बायर्स क्रेडिट हिस्ट्री है इस पर्पस के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सो किसके चलते ये तय किया जाता है कि ये तीनों ही बैंक जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं ये एक ही बैंक हो सकता है, सेम बैंक हो सकता है एलसी ट्रांजैक्शन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर बनेगा इन सभी के बीच में जो रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व हैं, उन पार्टीज का रिलेशनशिप आपस में क्या है तो वो तय करता है कि एक ही बैंक इन तीन बैंकों का काम कर सकता है। In a letter of credit transaction, which bank is authorized by issuing bank to provide funds to negotiating or confirming bank? लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन में वो कौन सा बैंक है जिसको इशूइंग बैंक अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो पैसा देगा नेगोशिएटिंग बैंक को या कन्फर्मिंग बैंक को? बायर और इंपोर्टर, सेलर और एक्सपोर्टर, एडवाइजिंग बैंक या रीइंबर्सिंग बैंक? तो कौन सा वो बैंक है जिसको अथोराइज किया है टू प्रोवाइड फंड्स टू नेगोशिएटिंग बैंक और टू कन्फर्मिंग बैंक? सो कौन सा ये बैंक है? सो दिस इज रीइंबर्सिंग बैंक। इट इज रीइंबर्सिंग बैंक। रीइंबर्सिंग बैंक की जरूरत तब पड़ती है जब नेगोशिएटिंग बैंक और कन्फर्मिंग बैंक डायरेक्टली इशूइंग बैंक से पैसा नहीं लेता, लेकिन वो किसी ऐसे बैंक से पैसा लेता है जिसको इशूइंग बैंक ने अथोराइज किया हो। और नॉर्मली रीइंबर्सिंग बैंक के पास इशूइंग बैंक का अकाउंट होता है।
तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इश्यूइंग बैंक के लिए रीइंबर्सिंग बैंक एक एजेंट का काम करता है। तो उसके पास उसका नॉस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट रहता है। Which party is on whose behalf LC is opened in a letter of credit transaction? कौन सी वो पार्टी है जिसके बिहाफ के ऊपर LC ओपन किया जाता है? एडवाइजिंग बैंक है, बायर या इंपोर्टर है, कंफर्मिंग बैंक है या नेगोशिएटिंग नॉमिनेटेड बैंक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बनता है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? हर एंगल से हम इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। सो इट इज द बायर और द इंपोर्टर जिसने गुड्स सर्विसेज परचेज की हैं थ्रू लेटर ऑफ क्रेडिट। What role does confirming bank plays in a letter of credit transaction? LC ट्रांजेक्शन में जो confirming बैंक है उसका क्या रोल रहता है? To establish the LC, to negotiate the LC and make payment, to undertake to pay on behalf of issuing bank, authenticate and advise the letter of credit। हमने बताना है रोल confirming बैंक का। So what is the role of confirming bank? क्वेश्चन नंबर 12 इस्टेब्लिशिंग द LC ये रोल रहता है इशूइंग बैंक का। नेगोशिएट द LC एंड मेक पेमेंट ये रोल रहता है नॉमिनेटेड बैंक का। अंडरटेक टू पे ऑन बिहाफ ऑफ इशूइंग बैंक ये रोल रहता है कंफर्मिंग बैंक का। ऑथेंटिकेट एंड एडवाइज द LC ये रोल रहता है एडवाइजिंग बैंक का। हेंस आवर ऑप्शन आंसर विल बी सी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इससे पहले कि हम अगले पार्ट को डिस्कस करें, इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लें। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? नो, लाइव क्लास इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, बट ये आपकी बहुत हेल्प करती है टू इम्प्रूव योर स्कोर। इसीलिए किसी भी लाइव क्लास को इग्नोर मत करना। एग्जाम पास करने के लिए हमें फुल सिलेबस को प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके पूरा कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ भी लिखा रहता है, जैसे लिखा रहता है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफिकल्टी आती है। आप बार बार उसको पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर बार बार करते हैं और इससे आपका लॉट ऑफ टाइम इज कंज्यूम्ड और टाइम आपके पास पहले से बहुत कम रहता है। तीसरा इश्यू हो सकता है इन बुक्स में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एट एंड ऑफ एवरी चैप्टर वो बहुत थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं जिसके आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। और जहाँ तक बात है केस स्टडीज़ की, पेपर में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बुक के अंदर आपको कहीं कहीं मिलेगी, बहुत रेयरली आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी। आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ लाई करता है? वो लाई करता है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन में हम मॉड्यूल वाइज चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं आसान करके, तो जिससे आपकी वो डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाती है। बहुत आसान होने के कारण आप उसको बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और देर तक याद रहते हैं आपको, तो उससे आपकी ये दोनों प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होती हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे, जिससे आपका ये इशू भी सॉल्व होता है और हमारे केस स्टडी पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाती हैं, तो आपका ये पार्ट भी पूरा हो जाता है उससे। और ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी ऐप के थ्रू या ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें, ये हमारी वेबसाइट है तो इसको लॉगिन करें और
इन कोर्सेज का बेनिफिट लेकर के अपने पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करें। तो ये हमारी ऐप है और ये हमारी वेबसाइट है। तो चलिए अब अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। रेवोकेबल एलसी क्या होते हैं? सो व्हाट इज रेवोकेबल एलसी? दिस एलसी कैन बी अमेंडेड और कैंसल्ड एट एनी टाइम। तो अगर कोई एलसी ऐसा है जिसको किसी भी समय कैंसिल किया जा सके, किसी भी समय उसको अमेंड किया जा सके, और कौन करेगा ये अमेंडमेंट? इशूइंग बैंक ये अमेंडमेंट करेगा, और वो भी बगैर किसी और पार्टी की सहमति से, विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो एलसी उस समय तक यूज नहीं हो चुका होना चाहिए या उसके डॉक्यूमेंट बन चुके नहीं होने चाहिए। हमें पता है कि हर एक एलसी के अंदर बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है आफ्टर शिपमेंट ऑफ द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विस। अगर एलसी पहले से यूज हो चुका है, अगर उसके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, नॉमिनेटेड बैंक के पास आ चुके हैं, तो फिर उस एलसी को तो कैंसिल नहीं किया जा सकता उतने अमाउंट के लिए। लेकिन अदरवाइज उस एलसी को अमेंड भी किया जा सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है, एंड दिस कैन बी डन बाय द इशूइंग बैंक विदाउट एनी कंसेंट। तो उन एलसीज को हम कहते हैं रेवोकेबल एलसी। सो दीज आर एलसीज विच आर रेयरली इशूड एंड एक्सेप्टेड, क्योंकि इन एलसीज में जो बेनिफिशियरी है उसके लिए अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि पता नहीं एलसी को कब कैंसिल कर दिया जाए, कब अमेंड कर दिया जाए। इसलिए इन एलसी को रेयरली इशू किया जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कभी भी इशू नहीं किया जा सकता, और अगर इशू हो जाते हैं तो फिर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो क्योंकि बेनिफिशियरी के लिए, दूसरी पार्टीज के लिए ये अनसर्टेनिटी रहती है। इन केस नेगोशिएटिंग बैंक हैज टेकन अप द डॉक्यूमेंट अंडर रेवोकेबल एलसी, अगर नेगोशिएटिंग बैंक ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ले चुका है और बेनिफिशियरी को पेमेंट कर चुका है प्रायर टू कैंसिलेशन नोटिस, तो कैंसिलेशन के नोटिस से पहले, तो इशूइंग बैंक उतने अमाउंट को कॉम्पनसेट करने के लिए, रीइंबर्स करने के लिए लायबल बना रहता है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से एक एलसी इशू हुआ है, डोमेस्टिक एलसी है 10 लाख के रुपीस के लिए। इसमें से बेनिफिशियरी ने 7 लाख की गुड्स डिस्पैच करके उसके डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दिए नॉमिनेटेड बैंक को, और नॉमिनेटेड बैंक ने ये डॉक्यूमेंट के लिए पेमेंट कर दी है बेनिफिशियरी को। तो 7 लाख के लिए इसकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, प्रोवाइडेड ये कैंसिलेशन ये 7 लाख रुपीस पे करने से पहले नॉमिनेटेड बैंक को रिसीव हुई थी। तो जितने अमाउंट के लिए नॉमिनेटेड बैंक डॉक्यूमेंट नेगोशिएट कर चुका हो उसके ऊपर ये कैंसिलेशन एप्लीकेबल नहीं होता। दैट अमाउंट हैज़ टू बी कॉम्पनसेटेड और रीइंबर्स्ड बाय इशूइंग बैंक टू द नेगोशिएटिंग बैंक। तो आई होप ये जो प्रोसेस है, ये जो रूल है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना। अब हम बात करेंगे इररेवोकेबल एलसी की। तो रेवोकेबल है जिसको कैंसिल किया जा सकता है या अमेंड किया जा सकता है, और इररेवोकेबल कौन सा बन गया? एनी आंसर विच यू कैन गिव। तो यस, कोई आंसर आप दे सकें। इररेवोकेबल का क्या फीचर है? अगर रेवोकेबल का फीचर अमेंडमेंट है या कैंसिलेशन है, तो इररेवोकेबल का फीचर क्या रहा? सो इसका फीचर रहा कि यहाँ पे एक कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट कैंसिलेबल नहीं है। तो दिस एलसी कंटेन्स ए कमिटमेंट बाय द इशूइंग बैंक टू पे और रीइंबर्स टू नेगोशिएटिंग बैंक इफ कंडीशन ऑफ एलसी आर कंप्लाइड विद। और ये कमिटमेंट रेवोकेबल नहीं है, ये कमिटमेंट कैंसिलेबल नहीं है, क्योंकि ये इररेवोकेबल एलसी है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और कैंसल्ड, इसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता, इसका कैंसिलेशन नहीं हो सकता। अगर करना है तो फिर किन पार्टीज की कंसेंट चाहिए?
विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज कंसर्न्ड। ऑल पार्टीज कंसर्न्ड कौन कौन सी हैं? ओपनर जिसने एलसी इशू करवाया है, बेनिफिशियरी जिसकी फेवर में एलसी इशू किया है, कन्फर्मिंग बैंक जिसने गारंटी दी है पेमेंट की इन केस ऑफ फेलियर बाय द इशूइंग बैंक। तो इन तीन पार्टीज की कंसेंट चाहिए। ओनली देन इट कैन बी कैंसल्ड और इट कैन बी अमेंडेड। तो an irrevocable LC is unconditional undertaking by issuing bank to make payment or submission of a document conforming to terms and condition of the LC. Then all LC which are issued subject to UCP. अब UCP का रूल क्या कहता है? कोई भी LC अगर UCP के मुताबिक इशू किया जाएगा उसको इररेवोकेबल माना जाएगा, या यूं कहिए कि यूसीपी में कोई भी एलसी इशू किया जाए तो उसको एज इररेवोकेबल एलसी इशू करना होगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूसीपी के मुताबिक अगर कोई भी एलसी इशू किया जाता है तो हम उसको इररेवोकेबल ही कंसिडर करेंगे। Hence, word revocable should be specifically mentioned in the body of LC if it is intended to be revocable. अब ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अगर रेवोकेबल एलसी इशू करना हो तो वर्ड्स रेवोकेबल उसमें लिखना ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यानी इररेवोकेबल के लिए इररेवोकेबल लिखना ये मैंडेटरी नहीं है। इफ नथिंग इज रिटन इट विल बी ट्रीटेड एज इररेवोकेबल। लेकिन अगर उसको रेवोकेबल एलसी के तौर के ऊपर इशू करना है तो एलसी में वर्ड्स रेवोकेबल लिखना ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सो इफ एलसी इज साइलेंट, जैसा मैंने कहा कि अगर एलसी साइलेंट है तो ऑटोमेटिकली इसको इररेवोकेबल माना जाएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को लिख दीजिए, तो वहीं पे सूटेबली हम आपको आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें भेज दीजिए, हम सूटेबली उसको आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर देना, लेकिन अगर ये यूज़फुल लगा है तो फिर इसको लाइक करने में संकोच ना करें। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता है वॉच करने के लिए। तो आपका लाइक करना मीन्स यू आर हेल्पिंग अदर स्टूडेंट्स थ्रू यूट्यूब। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे कई सारे ऐसे वीडियोस होंगे, लेसन्स होंगे जो आप मिस कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारा नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिले हर एक सेशन के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन के साथ। अगर आप बेल आइकन पुश नहीं करेंगे, बेल आइकन को पुश, तो फिर आपको हमारी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो चलिए इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, और आज के इस सेशन को अब हम वाइंड अप करेंगे। सो इसको एक बार फिर से केयरफुली वॉच कर लीजिए और अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।